वेलकम टू एस्पिरेंट डायरी ब्लॉग। आज डे 3 है, 30 डेज 30 ऑर्गेनाइजेशन में ना। तो इससे पहले हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन कवर कर ली, बीमस्टेक एंड साग, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट चैनल में बना दी है, तो आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं ना जाके, जाके दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया ना। तो आज हम पढ़ेंगे एशियन है ना। एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ ईस्ट एसोसिएशन है ना, कि साउथ ईस्ट का जो एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज आ जाए तो उसे एसोसिएशन बोल देते हैं ना। तो रीजनल ग्रुपिंग है ना, सारी रीजनल ग्रुपिंग होती है। तो इसका एम क्या है? प्रमोट करेगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉपरेशन करेगा है ना अमॉन्ग इट्स मेंबर। तो मैंने बताया था कि आपको जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है सब में सेम चीज़ है कि ये इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट करेंगे और कॉपरेशन करेंगे और सिक्योरिटी में ध्यान देंगे ना आपस में मिलके, तो है ना। तो यही इसका है ना। तो एशियन का फॉर्मेशन कब हुआ था? एशियन का फॉर्मेशन हुआ था 1967 बैंकॉक थाईलैंड में, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंकॉक डिक्लेरेशन, है ना। इसका मतलब जहाँ पे जो बॉडी बनती है उसी का डिक्लेरेशन का नाम जनरली दे दिया जाता है ना। सेम बैंकॉक डिक्लेरेशन से एक और जाना जाता है बीमस्टेक, है ना, जो हमने इससे पहले कवर किया था, तो वो आप देख लेना है वीडियो में। उसके बाद इसके फाउंडिंग मेंबर कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन एंड थाईलैंड, सिंगापुर, है ना। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर थे, है ना। करंट में इसके 11 मेंबर है ना। 10 में 2024 तक 10 थे, 25 में 2025 में कितने हो गए? 11 हो गए ना, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि एम क्या है, इसका मोटो क्या है? एशियन का मोटो क्या है कि मोटो में ये बात करते हैं कि वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, है ना। क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही, तो इन्होंने अपने आप को बोला कि हम एक साथ एक विजन देखेंगे, एक आइडेंटिटी बनाएंगे और एक कम्युनिटी बनाएंगे, ताकि हमारा ऐसा फॉरेन में जो ट्रेड डील्स होती है ना, और क्या बोलते हैं कि जब कहीं पे रिप्रेजेंटेशन करनी जाती है ना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड ये दिखाते हैं ना। तो ओवर द टाइम इसके मेंबर बढ़े, वो देख लेते हैं ना। 1967 में जैसे मैंने बताया 5 मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, है ना। 1987 में कौन जुड़ा? बुर्निया, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है थोड़ा सा ना। 1995 में कौन जुड़ा? वियतनाम जुड़ा। 1997 में लाओस और म्यांमार जुड़ा। 99 में कौन जुड़ा? कंबोडिया। और 2025 में कौन जुड़ा? तिमोर, है ना। ये लेटेस्ट हुआ है ना, जो अभी लेटेस्ट समिट हुई थी उसमें ये मेंबर जुड़ा है ना। तो अब इसका क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क दिख रहा था ना, ये मैप में हम देख लेंगे कौन सी कंट्री कहाँ पे है, वो अभी हम आगे देख लेंगे ना। तो एशियन कंस्टिट्यूशन मैकेनिज्म देख लेते हैं ना, और फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो जब भी कोई बॉडी बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, कुछ बनाई जाती है, तो उसमें बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज बनाई जाती हैं कि जो उसके अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी सबमिट कब होती है ना। तो एशियन की सबमिट होती है एवरी ईयर, है ना। इसकी सबमिट होती है, इसकी एवरी ईयर सबमिट होती है, एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। जैसे बिमस्टेक में आप बताना कि एवरी ईयर होती है कि वाई एनुअल होती है ना। तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एशियन कोऑर्डिनेशन काउंसिल एक बनाई गई ना, जो ओवरसीज करेगी, इंप्लीमेंट करेगी एशियंस एग्रीमेंट एंड डिसीजन को ना। कोई से डिसीजन, इस समिट ने कोई डिसीजन ले लिया, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बना दिया गया? एसीसी, है ना। एशियन कोऑर्डिनेशन काउंसिल है ना, जो इसको इंप्लीमेंट करेगी और इसके डिसीजन को देखेगी ना, ठीक है। इसीलिए एक सेक्रेटरीट का सपोर्ट भी दे दिया गया ना, जो फैसिलिटेट करेगी एशियन एक्टिविटी एंड इनिशिएटिव को, है ना, कि एशियन इनको फैसिलिटेट करेगी। ये किसको फैसिलिटेट करेगी? सेक्रेटरीट काउंसिल को सेक्रेटरीट करेगी ना। इससे डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली कंसल्टेशन में होगी ना, कंसल्ट करेंगे और कंसेशन बेस में होगी ना। वैसे तो है नहीं कि किसी कुछ कुछ लोग मिलकर एक डिसीजन ले लेंगे और उसमें सारे एग्री नहीं कर रहे होंगे तो फिर भी वो पास हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ये एक एसोसिएशन है ना। तो हम इसका कुछ इकोनॉमिक स्टैट्स देख लेते हैं ना, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 68 करोड़ पीपल के ना, 68 करोड़ पीपल इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो इसके पीपल है इसमें 68 करोड़ पॉपुलेशन हो जाती है इसकी, है ना। और इंडिया की मिला दें तो 1.4 अगर करोड़ इंडियन की पॉपुलेशन मिला दें तो, है ना, सॉरी 140 करोड़, है ना। वो मैं बिलियन में चला गया था, इसकी वजह से 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है ना इंडिया की। तो अगर हम इंडिया की मिला दें तो 68 ये हो गया ना, और 140 करोड़ अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन मिला दें तो ये अबव देन 2 करोड़, सॉरी 200 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच जाती है ना। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए भी ना। तो इसका कंबाइंड जीडीपी कितना है? $4 ट्रिलियन, है ना। और उसके बाद इसका क्या है कि ये अभी क्या है कि ये होम तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। ये आपस में इन्होंने जो किया ना, ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। वैसे इनका जो एक जीडीपी है टोटल वर्ल्ड की $4 ट्रिलियन के बराबर है, पर इनका मतलब इनके छोटे छोटे से ही कंट्री है, तो इनका जीडीपी कम है, तो इसकी वजह से इनका जो ये फिर भी वन ऑफ द बड़ा हो जाता है ना। मतलब वॉल्यूम वाइज नहीं, पर कंट्रीज के वाइज हो जाता है बड़ा, ठीक है। तो इसके हम कंट्रीज मैप में एक बार देख लेते हैं ना, ताकि रिमेंबर करने में ईजी हो जाए ना। तो मैप एक बार ना देख लोगे तो हमेशा ईजी रहती चीज़ें कि किस सीक्वेंस में जाना है ना, क्योंकि आप मैपिंग पढ़ोगे तो मैपिंग के हिसाब से आपको याद रहेगी चीज़ें ना। तो म्यांमार हो गया, ठीक है।
उसके बाद कौन हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद कौन हो, लाओस हो गया, फिर वियतनाम हो गया, फिर कंबोडिया हो गया, ठीक है, उसके बाद मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, बुर्निया हो गया ना, फिलीपींस हो गया, और ये तैमूर जो अभी रिसेंट में जुड़ा है, ये जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ना। अब एशियन और जो इसका एशियन का ओरिजिन हुआ है ना, वो कैसे हुआ, ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है ना, जैसे मेंबर बढ़े वैसे इसमें ये चीज़ें इसकी इवॉल्व भी होती गई, तो इसका एवोल्यूशन देख लेते हैं हमें ना। तो इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन के नाम से सबसे पहले ये बनी है 1961 में, ठीक, फॉर्म बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड है ना, टू प्रमोट इकोनॉमिक कल्चर एंड सोशल कॉपरेशन है। तो सबसे पहले इसको ये इस नाम से जाना गया, ठीक है, किसके नाम से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन है ना। फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ 1967 में, इट फॉर्मली रिप्रेजेंट द एशिया है ना, मतलब 1967 में बिकम होगा एशियन हो गया। तो इसकी फर्स्ट एशियन समिट कब हुई, लेकिन 1976 में, ठीक है, इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। और ट्रीटी, अब इसमें क्या बोलते हैं कि ओवर द टाइम ना ये जैसे बढ़ती गई है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती गई, ठीक, तो जैसे अब इसमें इसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन साइन किया गया 1976 में ना, जब फर्स्ट समिट हुई, तो इसमें ये ट्रीटी ऑफ एमिटी साइन किया गया ना, एंड कॉपरेशन स्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर पीस एंड रिलेशन एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर स्टेट है ना, मतलब पीस की बात होने लगी, अब सिक्योरिटी में मतलब कुछ काम अब एक्शन लेने की बात हो गई है ना, जैसे फर्स्ट समिट हुई तो है ना। उसके बाद एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ 1992 में ना, मतलब पहले इन्होंने बॉडी एक बना दी ऑर्गेनाइजेशन, अब उसके बाद इन्होंने पहले पीस की बात करी, फिर अब ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना ऐसे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे जैसे ये इंपॉर्टेंट है ना, फ्री ट्रेड कब शुरू हुआ था, तो इनके बीच में तो ये याद कर लेना थोड़ा सा ना। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि एशियन ने ज्वाइन कर दिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 में, इन्होंने एक शुरू किया ना, कि जिसमें क्या है कि अभी एशिया है ना, अगर एशियन किसी मिलके किसी कंट्री के साथ चाहे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आउटसाइड जी एशियन के ना, उससे भी शुरू कर सकते हैं ना। तो जैसे इंडिया के साथ साइन किया गया था ना, तो अब एशियन ये एग्रीमेंट शुरू हो गया 1920 से है ना। अब एशियन समिट जो रिसेंट में हुई 2025 में ना, तो ये 47th एशियन समिट थी, और साथ में 20th ईस्ट एशियन समिट थी है ना। अब ईस्ट एशियन समिट क्या आपसे पूछेंगे, तो ईस्ट एशियन समिट के बारे में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा देख लो कि इसमें क्या क्या है ना। तो अभी समिट है, मतलब ईस्ट एशियन समिट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी सिमिलर से है ना। तो इसमें भी वही होगा कि ये रीजनल इसमें होगी, कॉम्प्रहेंसिव करेंगे है ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करेंगे, तो वैसे है ना। 2005 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है ना, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कॉपरेशन इन ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक चैलेंज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन है ये, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें इंडो पैसिफिक रीजन है ना। तो इसके कितने मेंबर है, इसके 19 मेंबर है, 11 तो एशियन के ही हो गए, उसके अलावा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सॉरी इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने मेंबर हो गए टोटल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए, ठीक है, और चाइना भी हो गया ना, टोटल 19 मेंबर है तो 11 है ना? और तीसरा इसका जो लास्ट है वो चाइना है ना, इसमें चाइना लिखा नहीं है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें चाइना कहाँ गया, ठीक है। तो इसकी 47th समिट एंड 20th ईस्ट एशियन समिट है ना, मतलब अभी क्या है 2005 में ईस्ट एशिया समिट होती है, 2005 से शुरू की गई, तो अब ये दोनों पैरेलली एक साथ ही की जाती हैं, ठीक है। तो ये क्यों एक साथ की जाती है, क्योंकि इसमें एशियन के मेंबर है, उसके बाद ये बाकी 8 अलग मेंबर हैं, ठीक है। तो इसकी कहाँ पे हुई है, मलेशिया में हुई है 2025 अक्टूबर में, ठीक है। तो इसके की आउटकम्स देख लेते हैं ना। लुम्पुर पीस अकॉर्ड है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है, लुम्पुर पीस अकॉर्ड है ना। तो साइन किया गया है ना। अब पीस अकॉर्ड है, मतलब आपस में ही पीस की बात कर रहे होंगे ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बस इतना देखने के, अगर लिम्पुर पीस अकॉर्ड की बात हो रही होगी तो वो किससे बात हो रही होगी, वो बात हो रही होगी एशियन समिट या ईस्ट एशियन समिट से बात हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद लिम्पिड डिक्लेरेशन और इंक्लूजन इन ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है ना। ग्रीन ग्रोथ आप सबको पता ही है, जब एग्रीकल्चर हो मतलब ग्रीन इकोनॉमी की बात हो ना, ग्रीन ग्रोथ मतलब उसमें एग्रीकल्चर तो क्या ही है, पर उसमें सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात हो ना, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो है ना। उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ की बात क्यों चल रही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो इसलिए हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की नीड है ना। वैसे ही डिक्लेरेशन हुआ कि एम ऑफ द नैरो डेवलपमेंट गैप को कम करेंगे, मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज का ना, ये क्लाइमेट चेंज यहाँ रिलेट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मलेशिया रीजनल रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए के साथ साइन किया, ठीक है। मलेशिया ने इंडिपेंडेंटली, मलेशिया ने इसी मीटिंग में किसके साथ साइन कर लिया, यूएसए के साथ, कौन सा रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है।
और ये बिकम हो गया फर्स्ट एशियन नेशन टू अमंग द ग्लोबली टू फॉर्मुलेट सच पैक्ट है ना, जो यूएसए से करा इसने ना। ऐसे ही मलेशिया और साउथ कोरिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग होते हैं, ये हम बाद में कवर करेंगे ना कि इकोनॉमिक के लेक्चर में हम ये कवर कर लेंगे। बाकी इतना ध्यान रखना कि मलेशिया के साथ रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट डील किया यूएसए ने, और मलेशिया ने ही साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है ना। इसमें ये इसका आउटकम हो गया ना। तो आउटकम में बस ये इसका पीस अकॉर्ड याद रखना कि लिम्पुर पीस अकॉर्ड और लिम्पुर डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, बस पीस अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए ना। और ये इसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ, इसकी वजह से ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका इस एशियन का इंडिया के साथ है ना, तो ये जनरली क्या होता है, प्री के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर आपको ओवर भी पता होना चाहिए ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा है उसका इंडिया से अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर पढ़ने से क्या ही मतलब है ना। तो इसका एशियन इंडिया के साथ एशियन का कैसा रिलेशन और क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो इंडिया सबमिट करता आ रहा है इसके साथ है ना, एनुअल सबमिट करता है करंटली। एनुअल सबमिट एशियन के साथ है ना, इंडिया करंटली एनुअल सबमिट करता है हर साल। ये कब से शुरू किया गया था, सॉरी, ये कब से शुरू किया गया था, सबमिट 2002 से शुरू करी गई थी, लेकिन इसका सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से किया गया था, सेक्टरल डायलॉग पार्टनर 1992 से ना। एक सेक्टरल डायलॉग पार्टनरशिप किया गया 1992 से ही। फिर उसके बाद क्या हुआ, डायलॉग पार्टनर 1996 हुआ ना। उसके बाद हमने इसको अपग्रेड कर दिया सबमिट के साथ है ना। पहले हम ऐसे मिलते थे, बस मिल लेते थे ना, डायलॉग पार्टनरशिप कर लेते थे, मिल के ऐसे बातचीत कर लेते थे। लेकिन 2002 से हमने क्या किया कि अब हम भी सबमिट करेंगे इसमें है ना। तो अभी क्या है कि एशियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, तो उसमें क्या है कि हम इंडिया का फोर्थ सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना, एशियन फोर्थ लार्जेस्ट सबसे ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हम उसके साथ कितने का ट्रेड करते हैं, $110 बिलियन का है ना। तो हम इसके साथ $110 बिलियन का रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हमने एशियन के साथ रीजनल कनेक्टिविटी इंडिया की बढ़ाने के लिए हमने इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना। तो जाके इससे हम कनेक्टिविटी बढ़ा सके एशियन कंट्रीज से है ना। उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटीज़ में भी हमने किया है ना कि एशियन के साथ मैरीटाइम हमारी एक्सरसाइज होती है, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीट करते हैं ना, प्लस मीटिंग जो उसको बोलते हैं ना। उसके बाद क्या है कि सोशल कल्चर कॉपरेशन है ना, कि उसके बाद है कि एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हम कॉपरेट करते हैं आपस में ना। दिल्ली डायलॉग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो जो 2009 से था ना। तो इसमें ट्रैक 1.5 फॉर्म है ना। ट्रैक वन में क्या होता है कि ट्रैक वन में होता है कि जिसमें ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मिलते हैं। ट्रैक टू में क्या होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है ना, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर जिसमें मिलते हैं, मतलब बिजनेसमैन हो गया है ना, बिजनेसमैन हो गया, उसके बाद रिसर्चर्स हो गया, ऐसे करके ना। तो ये ट्रैक 1.5 है, मतलब इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों मेंबर है ना। तो उसके बाद क्या है कि इंडिया ने इनको फंडिंग के लिए भी एक एसोसिएशन बनाया हुआ है ना, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे एशियन एशियन इंडियन कोऑपरेटिव फंड है ना, एशियन इंडियन साइंस एंड टेक डेवलपमेंट फंड है, उसके बाद एशियन इंडिया ग्रीन फंड है ना। तो ये फंड है ना, अब अगर नाम से पूछ लेगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इसमें एशियन और इंडिया है, तो ना कॉपरेट करते होंगे और फंड इंडिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली डायलॉग इंपॉर्टेंट है, कि दिल्ली डायलॉग किसके बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए एशियन और इंडिया के बीच में होता है ना। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है कि एनुअल समिट कब से होती आ रही है, जो कि होती आ रही है 2002 से, ठीक है। और शुरू कहाँ से हो गया था, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप में 1992 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये ऐसे कि मेंस के लिए भी थोड़ा सा इसमें हमने पढ़ा दिया है ना, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये 47 सबमिट हुई है वो कहाँ पे हुई है ना, आपको पता होना चाहिए, मलेशिया में हुई है, और इसके पीस अकॉर्ड इसमें ही साइन हुआ है ना, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट एशिया कंट्रीज, जो ईस्ट एशिया समिट होता है और वो 2005 से इसके साथ पैरेलली होता है, तो इसको इसके मेंबर याद कर लेना है ना ये। और मेंबर इजी है क्योंकि इसमें सारे बड़ी कंट्रीज हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, ठीक। उसके बाद तो कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपने जैसे बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ है, वो इसमें से एशियन बना, ये आपको पता ही है ना। फर्स्ट एशियन समिट 1976 में हो गई थी, ये पता होना चाहिए। और जो फ्री ट्रेड वाला हुआ, सॉरी, उससे शुरू हुआ था। और उसकी कंट्रीज़ कौन कौन सी है, 11 कंट्रीज़ है। उसका मैप जब आप मैपिंग करोगे ना तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। और ये नहीं करना कि कब कौन सी कंट्री जुड़ी, लेटेस्ट याद कर लेना कि लेटेस्ट कौन सी जुड़ी है, जो है ना 47 समिट में जुड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं, इसके जो 5 मेंबर है वो याद करने की, जो स्टार्टिंग में फाउंडिंग 5 मेंबर थे, उसके बाद अभी 11 हो गए। उसके बाद जो ये ईस्ट एशियन समिट होती है वो, उसमें कितने मेंबर हैं, 19 मेंबर हैं है ना, और 11 एशियन के हो गया और जो 8 बाकी हैं ना, ठीक है। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, कि ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। मेंबर याद कर लो, बाकी सबका सेम ही होगा कि वो इकोनॉमिकल कॉपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा सब में सेम है ना। तो इस पे ना बस यही है कि इसमें मेंबर कैसे हैं और इसकी वर्किंग क्या है। अगर आप वर्किंग समझ लेते हो ना कि इसमें और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है ना,
तो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहती है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबे बनाता हूँ, 10-12 मिनट की वीडियो, नहीं तो ये 4-5 मिनट में भी खत्म हो सकते, पर वो आपके अंदर नहीं जाएगा, घुसेगा नहीं शरीर में, ठीक है। तो जब तक के लिए गुड बाय, कल मिलते फिर से एक बार, है ना, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थैंक यू। पढ़ते रहो, है ना, बढ़िया से।